क्लास 10th का हम लोग आज अर्थव्यवस्था शुरू करने वाले हैं और पहले अध्याय से इसको शुरू करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इस दोनों में क्या अंतर है और क्या संबंध है। ठीक है, ये देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। ठीक है, तो देखिए दुनिया भी में किसी भी हिंदी शब्द के अगर पहले अर्थ लग जाता है तो इसका दो मतलब होता है। एक तो किसी भी शब्द का मतलब बताता है, ठीक है, एक तो किसी भी शब्द का यह मतलब बताता है जिस, और दूसरा यह पूंजी संपत्ति आय के भी बारे में बताता है। पूंजी संपत्ति और आय का भी अर्थ देता है। ठीक है, और दुनिया के किसी भी हिंदी शब्द के ग्रंथ में शास्त्र लग जाता है तो इसका मतलब एक ही होता है, अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो देखिए अब इसका शाब्दिक मीनिंग होगा क्या अर्थशास्त्र का? तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक मीनिंग होगा कि पूंजी संपत्ति और आय का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। सेम इसी तरह अगर इसी अर्थशास्त्र में अगर अर्थव्यवस्था लग जाए, अर्थव्यवस्था शब्द लग जाए, तो व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध करना। क्या होता है? प्रबंध करना। तो जब देखिए, जब पूंजी संपत्ति और आय का हम लोग प्रबंध करते हैं या कमाने के लिए जो भी प्रबंध करते हैं वो क्या कहलाता है? तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी अर्थ का मतलब दो होता है, एक तो होता है मतलब किस शब्द को बताता है, और दूसरा एक पूंजी संपत्ति या आय का भी अर्थ ये देता है। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? अध्ययन। किसी भी हिंदी शब्द के अंत में अगर शास्त्र लग गया तो इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन। जैसे कि रसायन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र, इसमें क्या है? शास्त्र किसका अध्ययन, किसका अर्थ देता है? तो अध्ययन का अर्थ देता है। उसी तरह जो व्यवस्था है, व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध करना। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो जाएगा? तो पूंजी संपत्ति या आय का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि अर्थशास्त्र में क्या होता है। तो पूंजी संपत्ति आय का अध्ययन किया जाता है, और अर्थव्यवस्था में पूंजी संपत्ति आय को अर्जित करने के लिए हम लोग प्रबंध करते हैं, वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। या जो व्यवस्था करते हैं वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। चलिए इसके बारे में और डीपली जानकारी लेंगे। देखिए, देखिए यहाँ पर है कि पहला बात की अर्थशास्त्र जान लेते हैं क्या है। ऐसे तो समझ ही लिए इसका शाब्दिक मीनिंग, अब देखते हैं इसका परिभाषा क्या होगा। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, या किसका शाखा है? सामाजिक विज्ञान की शाखा है। ठीक है, भूगोल भी सामाजिक विज्ञान की शाखा है, इतिहास भी सामाजिक विज्ञान की शाखा है। तो अर्थशास्त्र भी क्या है? सामाजिक विज्ञान की शाखा है, जिसमें धन, पूंजी, संपत्ति का अध्ययन किया जाता है। वह शाखा को, उस शाखा क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है आप समझ चुके हैं। और अर्थशास्त्र के जनक पूछा जाए तो कौन है? तो एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था भी आप जान चुके हैं कि धन, संपत्ति तथा पूंजी कमाने के लिए या अर्जित करने के लिए हम जो भी प्रबंध करते हैं वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। हम जब भी अर्थव्यवस्था बोलेंगे तो वहाँ पर आप एक बात समझ के रखिएगा कि वहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? तो पूंजी कमाने वाले प्रबंध या व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है आर्थिक क्रिया है, पहले भी इसका शाब्दिक मीनिंग निकाल लेते हैं। तो देखिए, आर्थिक क्रिया दो शब्द से बना है, मतलब कि इसका भी मतलब क्या होता है? अर्थ, अर्थ से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अर्थ से। तो यहाँ जो है इसका मतलब होता है कि आर्थिक का मतलब होता है संपत्ति वाला या संपत्ति से संबंधी, या पूंजी वाला या पूंजी से संबंधित। अब देखिए, क्रिया मतलब क्या होता है? काम। तो देखिए, वे सारे काम जिसको करने से हमें आय या संपत्ति या पूंजी की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है वो उस क्रिया को क्या कहता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। क्या कहता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। हम लोग अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दो पढ़े हैं चीज़ें, उन दोनों के बारे में देखते हैं। देखिए, पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के प्रकार, तो अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक समष्टि होता है और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, जो कि क्लास 10th में अभी इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, 12th में और 11th में इसे पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग अर्थव्यवस्था से ही संबंध रखते हैं और इसके ही बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप जान चुके हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार।
ठीक है। तो देखिए अर्थव्यवस्था जो है इसमें स्वामित्व के आधार पर यानी मालिक के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो है 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मालिक के आधार पर। अर्थव्यवस्था मतलब आप जान चुके हैं क्या होता है। देखिए एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह प्रकार होता है जिनमें उत्पादन के साधन वे सारे साधन जिनसे कुछ वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कि फैक्ट्री उक्ट्री या उद्योग धंधा जो है ना, उस पर साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है। ठीक है। किसका अधिकार होता है? किसी निजी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है। किस पर? उत्पादन के साधनों पर अगर किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है, निजी संस्था का अधिकार होता है, तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उस अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिनमें उत्पादन के साधनों पर, ठीक है, सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। फैक्ट्री उक्ट्री पर किसका अधिकार होता है? वहाँ पे सरकार का अधिकार होता है। तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे में याद रखिएगा कि चीन, क्यूबा, यूगोस्लाविया और वियतनाम जो है यहाँ पर क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। ठीक है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जब अर्थव्यवस्था का वह प्रकार है जिनमें उत्पादन के साधन पर क्या होता है? सरकार का भी अधिकार होता है और निजी व्यक्तियों का भी अधिकार होता है। तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, ये सब में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अब देखिए अब बात किया जाए कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आप जान चुके हैं हम लोग पैसा या पूंजी कमाने के लिए जो भी प्रबंध करते हो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो उसका 3 क्षेत्र होता है। हम प्रारंभिक स्थिति में जब हम लोग के पास उद्योग धंधा नहीं था तो हम लोग क्या करते थे? पहले बात कृषि कार्य करते थे। ठीक है। अब उद्योग धंधा हो गया तो कृषि से उत्पाद जो बनता है वो कहाँ जाता है? उद्योग में जाता है। ठीक है। उद्योग से जो बनी वस्तुएं हैं, निर्मित वस्तुएं हैं, वो बाजार में जाती है। कहाँ जाती है? बाजार में जाती है। तो देखिए यही अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र भी है। कृषि जो है ये हमारा प्रारंभिक क्षेत्र था। उद्योग जो है वो हमारा द्वितीयक क्षेत्र था। दूसरा जो कृषि के बाद हम लोग उद्योग धंधा अपनाए और उद्योग से जो निर्मित वस्तुएं जाती है वो तृतीयक क्षेत्र है, ये बाज़ारों में जाती है। ठीक है। तो देखिए अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक के अंतर्गत कृषि आता है, द्वितीय के अंतर्गत उद्योग धंधा आता है और तृतीय के अंतर्गत निर्मित वस्तुएं यानी सेवा क्षेत्र आती है। ठीक है। चलिए हम एक एक करके इन सारे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ जो है प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि हम लोग का अर्थव्यवस्था जो है, हम लोग पैसा या पूंजी कमाने के लिए जब उद्योग धंधा नहीं था तो प्रारंभिक हमारा क्षेत्र क्या था? कृषि ही था। यही हमारा, ये किसी भी देश का क्या था? पहला क्रिया था। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि आता है। और किसान क्या करता था? पहले पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना, जैसे व्यवसाय आता है इसके अंतर्गत। ठीक है। और देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकतर उद्योग धंधा और निर्माण संबंधी चीज़ें ही आता है। जैसे में इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, खनिजों को निकालना नहीं, इसमें होता है खनिजों का व्यवसाय, बेचना वचना होता है। निर्माण कार्य, जीवन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली के उत्पादन, इसमें उत्पादन वाला ही चीज़ आता है। ठीक है। मतलब कि उद्योग धंधा में भी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता है और निर्माण कार्य और जीवन उपयोगी सेवा जैसे गैस, बिजली आदि का उत्पादन होता है। तो ये भी किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। फिर ये भी पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, ये सारा चीज़ें आता है। और पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को। और देखिए तीसरा क्षेत्र में क्या है कि तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत परिवहन आता है। परिवहन मतलब कि
इसके अंतर्गत हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो सारे जो वाहन है जो हमको ले जाती है वो सब किस में आता है, परिवहन में आती है। संचार और व्यापार आता है, जैसे कि हम लोग आज जो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ किस में आता है, संचार और व्यापार में आता है। बैंक एवं बीमा आता है। यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करता है। ठीक ठीक है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के को क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। चलिए यहाँ से और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। ठीक है, आज़ादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का था, लेकिन वर्तमान में अभी तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। हमारे जीडीपी में योगदान सबसे तृतीयक क्षेत्र का ज़्यादा है। आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का था। ठीक है, ये नोट में याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था का विकास दो तरीक़ों से होता है। एक तो होता है आर्थिक विकास, ये आर्थिक विकास होता क्या है, और एक होता है मौद्रिक विकास। तो देखिए बताते हैं। आर्थिक विकास मतलब वो ये होता है कि पैसे कमाने वाले हमारे पास जितने साधन है उस सारी चीज़ों का विकास। और मौद्रिक विकास का मतलब ये होता है कि हम लोग सामानों मतलब कि क्रय विक्रय के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, मौद्रिक विकास। हम पहले वस्तु का ही उपयोग करते थे, वस्तु खरीदने या बेचने के लिए वस्तु का ही उपयोग किया जाता था। बाद में मुद्रा का प्रचलन हुआ, तो मुद्रा का प्रचलन किस प्रकार हुआ, उसका विकास किस प्रकार हुआ, वो मौद्रिक विकास में पढ़ेंगे। और आर्थिक विकास में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें यही सब पढ़ेंगे कि पूंजी संपत्ति हम आय जिन जिन चीज़ों से कमाते हैं, ठीक है, उनका विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, जैसे कि आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों को विकसित करने की क्रिया आर्थिक विकास कहलाती है। जैसे में कृषि, उद्योग धंधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधा जैसे अनेक व्यवस्था को विकसित करने की क्रिया का कहलाती है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। आर्थिक विकास का मेन उद्देश्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर यानी उत्पादकता बढ़ाने का जो है मुख्य उद्देश्य होता है कि उत्पादकता बढ़े, सभी क्षेत्रों का उत्पादकता बढ़े। इसका मेन उद्देश्य यही होता है आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य। इसके लिए विकास की प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को तेज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है इसमें है समावेशी विकास। ठीक है, बार बार एग्जाम में आता है कि समावेशी विकास क्या है। ठीक है, तो चलिए आज इसको समझ लीजिए कि समावेशी विकास होता क्या है। तो देखिए आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया में से, ठीक है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, यानी सभी लोग खुशहाल हो जाए, सब लोग का जीवन स्तर सुधर जाए और समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से, जो विकास हो रहा है उसके लाभ से अछूता ना रह जाए, तो ऐसी ही विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समावेशी विकास कहा जाता है। क्या कहलाती है वो ऐसी विकास की प्रक्रिया, समावेशी विकास कहलाती है। ठीक है, तो समावेशी विकास आपको समझ में आ गया कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का क्या हो, जीवन स्तर ऊंचा हो जाए और समाज का ऐसा कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रह जाए, तो ऐसी विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समावेशी विकास कहलाती है। इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाता है इसे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सतत विकास पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए सतत विकास क्या है, देखिए यहाँ पूछा गया है कि सतत विकास क्या है, ये नहीं पूछा गया है कि सतत विकास की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो सतत विकास की अगर अवधारणा पूछा जाएगा तो तब ये थोड़ा सा प्रश्न बदल जाएगा। देखिए यहाँ पूछा गया सतत विकास क्या है, तो देखिए विकास की वह प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का हम इस प्रकार उपयोग किया जाए कि वर्तमान जरूरतों के साथ साथ भविष्य की जरूरतों के लिए भी संरक्षित रखा जाए, यानी अभी जरूरत आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की ज़रूरतों के लिए भी बचा कर रखा जाए, तो इस प्रक्रिया को सतत विकास कहा जाता है। और यहीं पर सतत विकास की अगर अवधारणा लगा रहेगा तो वहाँ कहा जाएगा विकास की वैसी अवधारणा जिसमें संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए जिसमें वर्तमान जरूरतों के साथ साथ भविष्य की जरूरतों के लिए भी संरक्षित रखा जाए, तो उस प्रकार की अवधारणा को सतत विकास की अवधारणा कहेंगे। लेकिन यहाँ पूछा गया था सतत विकास। ठीक है, पूछा जाए कि सतत विकास की जो अवधारणा है, ये सोच जो है किस आयोग ने जारी किया था, तो ब्रॉडलैंड आयोग या ब्रॉडलैंड आयोग ने दिया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा परिभाषा है आर्थिक नियोजन, और बुक में आप पढ़िएगा तो ये थोड़ा बड़ा बना कर दिया है जो कि समझ में आपको नहीं आएगा। चलिए बताते हैं आर्थिक नियोजन क्या है। तो देखिए किसी भी देश के संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, आर्थिक नियोजन कहलाती है। किसी भी देश के संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, आर्थिक नियोजन कहलाती है। सोच समझ कर उपयोग करना क्या कहलाती है, आर्थिक नियोजन कहलाती है।
अब चलिए हम बात करते हैं योजना आयोग के बारे में, ठीक है। देखिए योजना आयोग क्या है, तो देखिए योजना आयोग क्या है, यह एक केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था है। योजना आयोग क्या करता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। योजना आयोग को स्थापित कब किया गया था, ठीक है। तो देखिए योजना आयोग जो है ये केंद्र सरकार की एक संस्था है। इसको स्थापित जो किया गया था 15 मार्च 1950 को। ये तो बार बार प्रश्न पूछा ही जाता है हर एग्जाम में कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। ये क्या करता है, योजना आयोग आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या बनाता है, योजना बनाता है। क्या बनाता है, तो आने वाले 5 वर्षों के लिए योजना बनाता है। और इस योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रथम अध्यक्ष तो बार बार पूछा जाता है इनका कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे, ठीक है, हुए थे। उसके बाद देखिए वर्तमान में भारत में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कार्य कर रहा है। मोदी जी ने इनको हटाकर और एक योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग शुरू कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, ये बार बार पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो 1951 से 1956, ठीक है। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है, जो कि एग्जाम ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब एक और बात याद रखना है कि यह ध्यान रखना है कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यही संस्था पास करती है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद इसको पास करती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एनडीसी का गठन या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1952 ये भी बार बार प्रश्न पूछा ही जाता है। और पूछा जाए नेक्स्ट कि राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रधान सदस्य कौन होते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं इसके सदस्य, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास आप लोग समझ चुके हैं कि मौद्रिक विकास होता क्या है। मौद्रिक विकास में यही सब हम पढ़ेंगे किस तरह हमारे आज के ज़माने में जो मुद्रा का विकास हुआ है, ये इसके पहले किस तरह हम लोग वस्तुओं को लेन देन के लिए किसका उपयोग करते थे, यही सब इसमें पढ़ेंगे। चलिए वर्तमान 21वीं सदी में, ये 21वीं सदी में हम लोग अभी जी रहे हैं, यानी 2000 से लेकर 2099 तक की जो टाइम पीरियड है इसे 21वीं सदी के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए वर्तमान 21वीं सदी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में यानी बीते हुए वर्षों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य को बहुत सारा परिश्रम करना पड़ा है, ठीक है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जब पैसे का विकास नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। जैसे कोई सामान लेना है, कोई वस्तु लेना है हमको, तो हमको भी कुछ ऐसा वस्तु सामने वालों को देना पड़ेगा जो सामने वालों के लिए ज़रूरी है वो वस्तु, ठीक है। वो समय बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, ठीक है, वस्तु से वस्तु का लेन देन में, कि अगर हमें जिन वस्तु की ज़रूरत है अगर सामने वाले के पास वो वस्तु नहीं है तो हम अपना वस्तु उनको नहीं दे पाते थे, ठीक है। तो क्या था कि तो वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को जब वस्तु क्रय विक्रय के लिए यानी खरीदने और बेचने के लिए जब वस्तु का उपयोग किया जाता था तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। उसे क्या कहता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है पूछा जाए एग्जाम में तो याद रखिएगा कि जब क्रय विक्रय के लिए यानी खरीदने और बेचने के लिए वस्तु का प्रयोग किया जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली वो कहलाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। हमारे जो आर्थिक विकास है, हमारे आर्थिक विकास का मतलब तो आप समझ चुके हैं कि पूंजी कमाने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो हमारी आर्थिक विकास की क्या थी, पहली अवस्था थी, प्रारंभिक अवस्था थी। क्योंकि उस समय मनुष्य की संख्या बहुत कम था और आवश्यकता भी बहुत कम था, इसलिए वस्तुओं के लेन देन आदान प्रदान से उनकी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति हो जाया करती थी। क्योंकि जब आवश्यकता कम होता है तो वस्तु ऐसा है कि मान के चलिए अगर हमारे पास हमारी आवश्यकता ही कम है, बस खाने पीने की वस्तु चाहिए, तो हमारे पास जो खाने पीने की वस्तु है और दूसरे के पास जो खाने पीने की वस्तु है वो अगर अलग है तो हम अपने वाले भी देकर सामने वाले से वो वाला वस्तु ले सकते हैं। तो इस समय आवश्यकता जब कम थी तो वस्तुओं का लेन देन उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाया करती थी। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकता बढ़ती चली गई। अब जब आवश्यकता बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे सामने वो वस्तु है अब सामने वाले को वो ज़रूरत नहीं है उस वस्तु का, तो उस समय तो वस्तु विनिमय नहीं हो पाता था। तो उनकी आवश्यकता बढ़ती चली गई। उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे से बढ़कर बड़े गांव और क्षेत्र में मनुष्यों का फैलाव होने लगा। इस स्थिति में क्या हुआ कि मनुष्य के सोच के आधार पर विनिमय का एक सामान्य इकाई जो है मुद्रा यानी रुपये का परिचालन शुरू हो चुका, ठीक है। मुद्रा का परिचालन शुरू हो गया, ठीक है।
प्रादुर्भाव हुआ। अब चलिए अब बात करते हैं, अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं, ठीक है, बल्कि मुद्रा के विनिमय की क्रिया होने लगी। ठीक है, मुद्रा से वस्तु खरीदाने लगा, खरीदाया जाता था, बेचा जाता था। अब देखिए मुद्रा प्रणाली में क्या है, मौद्रिक प्रणाली में कि इसमें खरीदने और बेचने के लिए मुद्रा का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अब दूर दराज के क्षेत्रों में भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तु को बंडल ले जाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर हमें कोई वस्तु लेना है तो हमको भी कुछ वस्तु लेकर जाना पड़ेगा, तब वो वस्तु हमें मिलेगी। तो उस समय तो पैसा नहीं था, तो लोग अपना वस्तु ही लेकर जाते थे और बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु लेकर जाते थे और फिर बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु लेकर आते थे। अब मुद्रा हो गया तो क्या हुआ, मुद्रा हो गया तो अनाज और अन्य वस्तु को बंडल के ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुद्रा का सामान्य जो है क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा है, खरीदने बेचने का काम करने लगा है पैसा। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए एक सरकार का उदय हुआ और सरकार की तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। सरकार और जनता उस पर विश्वास किया, उनके रुपए बनाए हुए रुपए पर, तो इससे क्या हुआ, रुपए का प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है, और चलिए अब बात हम करते हैं आगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज़ों की आवश्यकता महसूस करने लगे हैं। ठीक है, इस कारण जो है फलतः मतलब होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए देश की सरकार, ठीक है, इसलिए देश की सरकार जो है मुद्रा से भी हल्की चीज़ की आवश्यकता महसूस करने लगी है, वो तो है ही। इस कारण देश की सरकार आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ और इनके आधिपत्य मतलब इनके शासन के अंतर्गत स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का स्थानांतरण किया जाने लगा है, जिसे हम चेक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चेक कहते हैं। देखिए चेक, यहाँ सामने हम चेक का फोटो लगाए हैं, ये क्या कहलाता है, चेक कहलाता है। ठीक है, चेक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम जारी करता है। यहाँ पर क्या होता है इस चेक में कि इस चेक में यहाँ हम किसी व्यक्ति को पैसा देना है तो उसका नाम या उस संस्था का नाम यहाँ हम लोग लिखते हैं और यहाँ पर अमाउंट भर के उनको हम देते हैं। ठीक है, नाम जारी करता है और सरकारी आधिपत्य से स्थापित जो बैंक के द्वारा पैसों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, इससे पैसों का आदान प्रदान होता रहता है। आप लोग इस प्रकार का चेक जरूर देखे होंगे। ठीक है, चलिए आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है। ठीक है, मशीन के हो जिसे कंप्यूटर कहते हैं। ये क्या है, ये कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर कहते हैं। यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। यादाश्त इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इस सब का उपयोग करते हैं। और बिजली से चलने वाला यह मशीन हम कंप्यूटर कहलाता है। बड़ी तेज़ी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पैसे का आदान प्रदान प्रयोग में सहयोग देता है। ये पैसों के आदान प्रदान करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कंप्यूटर कैसा होता है तो इस चित्र में दिखा दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आजकल सूचना शिक्षा ज्ञान और सर्वसुलभ साधन हो गया है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सूचना के लिए, शिक्षा के लिए और ज्ञान के लिए बहुत अच्छा साधन हो चुका है। ठीक है, प्रयोग वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहाँ कंप्यूटर लोगों के उपयोग में था, वहीं अब लैपटॉप का भी प्रचलन हो चुका है। ये क्या है, लैपटॉप है। ये भी बहुत ज़्यादा हमारे मतलब कि वस्तु के आदान प्रदान में और पैसों के आदान प्रदान में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है। ठीक है, प्रचलन है। मोबाइल भी, ठीक है, मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं और सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण ही ये संभव हो सका है। मोबाइल में भी सारे कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं इसमें। अब तो ये ऐसा हो गया है कि मोबाइल में कोई यंत्र लगाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ही खुद कंप्यूटर का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम और कुछ आगे। देखिए आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर, वो जिसको हम एटीएम कहते हैं, एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है। ठीक है, पैसा लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, चाहे निकाला जा रहा है। ठीक है, जब तक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलम्ब के, ठीक है, बिना विलम्ब के मतलब बिना समय लगाए बैंक के माध्यम से पैसों का लेन देन करता है, तो बैंक की इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाए कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, तो तब कहा जाएगा कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान बिना किसी समय लगाए बैंकों के माध्यम से जब पैसों का लेन देन करता है, तो इस
प्रकार की बैंकिंग प्रणाली को क्या कहा जाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि मान के चलिए कि हम किसी बैंक के शाखा में हमारा खाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर उस शाखा के बैंक से हम लोग और किसी दूसरे अन्य इलाके से अगर हम पैसे डलवाएं तो उसमें डला जाता है, और अगर हम निकालना चाहें तो उसी शाखा से हम कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं उसी समय। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है, यानी बिना विलम्ब के क्या हो जाता है, पैसों का इसमें लेन देन होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। फिर से याद रखिएगा कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, तो जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरा स्थान बिना विलम्ब के बैंक के माध्यम से पैसों का लेन देन करता है, तो यह सिस्टम क्या कहलाती है, कोर बैंकिंग प्रणाली, या कोर बैंकिंग प्रणाली सिस्टम ये कहलाती है। ठीक है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। ठीक है, देखिए इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिकी संकेत से किसी भी समय बैंक के एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसे निकाल सकता है एटीएम के जरिए। एटीएम में बहुत सारे एक चिन्ह होते हैं यांत्रिकी, जो कि मशीन उसको पहचानता है। वो सारी चिन्हें होती है जिनसे हम पैसे निकालते हैं। ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर के द्वारा ही होती है। बैंक जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम एटीएम कहते हैं। क्या कहा जाता है, एटीएम कहा जाता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिससे हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस तरह आपने देखा होगा कि किस तरह पहले अदला बदली के युग में हम लोगों ने मुद्रा के युग में प्रवेश किया। पहले वस्तु का अदला बदली था और आज हम लोग मुद्रा के युग में प्रवेश किया है। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर चुके हैं। कोर बैंकिंग अब समझ चुके हैं कि जब पैसे का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान बिना विलम्ब के किया जाए तो वो बैंकिंग सुविधा क्या कहलाती है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर चुके हैं, और एटीएम के अलावा आज डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की भी सुविधाएं प्राप्त हैं। इससे हम आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया कहेंगे। पहले बात करते हैं कि एटीएम और डेबिट और क्रेडिट कार्ड ये क्या होता है। तो देखिए ये तीनों हमें बैंक द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब एटीएम कार्ड में याद रखना है कि एटीएम कार्ड जो बैंक द्वारा दिया जाता है ये इससे ही पैसा निकाला जाता है, डेबिट कार्ड से ही पैसा निकाला जाता है, क्रेडिट कार्ड से भी पैसा निकाला जाता है, तीनों से ही पैसा निकाला जाता है। लेकिन ध्यान रखना है एटीएम से पैसा हम बस एटीएम मशीन से ही निकाल सकते हैं, जिस बैंक का एटीएम होगा। ठीक है, किसी बैंक का एटीएम हो, हम इसे एटीएम मशीन से ही पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है कि हम एटीएम से पैसा भी निकाल सकते हैं और इसे ऑनलाइन स्वाइप के द्वारा हम कहीं भी पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, दुकानों पर, बाज़ारों में स्वाइप मशीन जहाँ रहता है वहाँ पर डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट हो जाएगा, लेकिन एटीएम से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो ये बैंक द्वारा दिया गया है एटीएम की ही तरह क्या होता है, एटीएम की ही तरह डेबिट कार्ड भी होता है और क्रेडिट कार्ड भी होता है, प्लास्टिक का होता है। क्रेडिट कार्ड में यह है कि क्रेडिट कार्ड बैंक खुद देता है। जैसे हम लोग किसी से पैसे लेते हैं उधार ना, उस तरह अगर हम बैंक से उधार पैसे लेते हैं तो बैंक से जब पैसे उधार लेते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड देता है। ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख 2.5 लाख जितना हम लोग चाहते हैं उतना देता है। सब लोगों को ये देता भी नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड देता है और ये पैसा वो फिर ले भी लेता है। तो ठीक है, तो डेबिट कार्ड जो है बैंक द्वारा और एटीएम बैंक, ये तीनों बैंक द्वारा दिया जाता है। लेकिन इनमें अंतर यही है कि एटीएम जो कार्ड है इसको एटीएम से ही पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन डेबिट कार्ड जो है इस एटीएम से भी पैसा निकाला जा सकता है, इससे और भी अन्य काम कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं दुकानों पर जहाँ स्वाइप मशीन होता है, स्वाइप करके। क्रेडिट कार्ड सबको बैंक नहीं देता है, किसी विशेष व्यक्ति को ही देता है। जो बैंक से उधार जो लिया रहता है व्यक्ति, उसी को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड बैंक खाता से लिंक नहीं होता है, ये खुद बैंक आपको एक उधार के रूप में क्रेडिट कार्ड देता है, और ये पैसा फिर वो बैंक आपसे ले भी लेता है ब्याज के जरिए। ठीक है, इसे हम आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया कहेंगे। चलिए इस जितना हम कहानी पढ़े ऊपर, इसको संक्षिप्त में जान लेते हैं। छोटे में आप बहुत सारे चीज़ें इसमें आप लोग पढ़ लिए, छोटे में जान लेते हैं इसमें से क्या याद रखना है क्या नहीं। चलिए देखिए, मौद्रिक विकास के बारे में बताते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, वस्तु से वस्तु का लेन देन। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली पूछा जाए कि क्या है, तो बस एक बात याद रखिएगा कि जब क्रय और विक्रय के लिए यानी खरीदने और बेचने के लिए वस्तु का उपयोग किया जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, चलिए मौद्रिक प्रणाली के बारे में याद रखिएगा
कि जब क्रय विक्रय के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाए तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए बैंकिंग प्रणाली क्या है। बैंक के माध्यम से जब बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय क्रिया क्या कहलाता है, बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। जब हम कोई वस्तु या कोई भी सामान अगर हम बैंक के चेक के माध्यम से ले तो वो क्या कहलाता है, बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। ठीक है। कोर बैंकिंग प्रणाली में याद रखिएगा कि जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, पहले ये बात दे रखिएगा कि जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान बिना विलम्ब के पैसों का स्थानांतरण करता है तो इस प्रकार की प्रणाली को क्या कहता है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा है कि कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति को उसी समय उसी बैंक के माध्यम से पैसा हस्तांतरण हो जाता है। इसमें याद रखिएगा बस कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। तो कोर बैंकिंग प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें पैसों का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पैसों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान बिना किसी विलम्ब के किया जा सके। ठीक है। अब चलिए एटीएम प्रणाली के बारे में देखते हैं। ठीक है। पांचवा एटीएम प्रणाली। तो प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के द्वारा आधार पर ही कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा देता है एटीएम कार्ड। ध्यान रखना है एटीएम बैंक देता ही है। ठीक है। एटीएम कार्ड जो है बैंक खुद देता है, लेकिन डेबिट भी देता है, क्रेडिट भी देता है। लेकिन एटीएम से हम लोग कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं, बस ये याद रखना है। डेबिट कार्ड से हम बैंक से पैसे भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन कहीं भी पेमेंट भी कर सकते हैं। बैंक द्वारा दिया गया भी ये भी प्लास्टिक का कार्ड होता है, डेबिट कार्ड। ठीक है। और क्रेडिट कार्ड भी एक बैंक के द्वारा दिया जाता है, लेकिन बैंक दो इसको क्या करता है, धारक को इसमें देखिए क्या दिया है, क्रेडिट कार्ड जो है बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक के एक कार्ड जिसको आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट कार्ड उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति को बैंक के द्वारा उधार लिया जाता है। मतलब कि जो व्यक्ति बैंक से उधार लेता है उसे क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जाने। चलिए आगे कुछ बातें देखते हैं। मुद्रा की इस विकास को एक कहानी के द्वारा समझा जा सकता है। एक कहानी है, ये बिहार बोर्ड का बुक है, उसके द्वारा हम बता रहे हैं। सिंहासनी गांव की एक कहानी है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंहासनी गांव एक लड़का छोटू, वो प्रायः मतलब क्या होता है, अधिकतर अपनी माँ को सब्जी लेने वाली से अनाज के बदले सब्जी लेते देखा था। उसे जब भी अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों जैसे कि चीनी, कागज़, पेंसिल आदि की ज़रूरत होती थी तो उसकी माँ उसके गांव के दुकानदार से उन छोटी मोटी चीज़ों को लाने के लिए अनाज देती थी। छोटू के पिता जब शहर जाते थे तो अनाज को बेचकर रुपया लेकर छोटू और उसकी माँ के लिए कपड़े आदि लाते हैं। ठीक है। अब आगे चलिए। छोटू एक संबंधी श्याम कुमार पटना में नौकरी करता है। एक बार होली की छुट्टी में वह अपने यहाँ छोटू को बुलाया तो एक दिन शाम को वह छोटू को अपनी गाड़ी से बाहर से बाज़ार घुमाने ले गया। ठीक है। बाज़ार जाने पर एक बड़े से दुकान में श्याम ने कुछ सामान खरीदा और जब पैसे देने की समय आया तो एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा दुकानदार को दे दिया और कंप्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान हो गया। या तो वो दो ही चीज़ें लिया होगा, कौन, उसका जो छोटू का संबंधित श्याम कुमार है वो दो चीज़ लिया होगा, या तो वो डेबिट कार्ड लिया होगा या तो वो क्रेडिट कार्ड लिया होगा। डेबिट कार्ड लिया होगा या तो वो क्रेडिट कार्ड लिया होगा। ठीक है। कार्ड जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं बैंक के द्वारा। एक एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। तो एटीएम कार्ड बैंक देता है, लेकिन एटीएम कार्ड से केवल एटीएम मशीन से ही पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड से क्या होता है कि हम एटीएम मशीन से पैसा भी निकाल सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक के द्वारा दिया जाने वाला यह एक उधार होता है और ये प्लास्टिक के द्वारा बैंक देता है, प्लास्टिक के कार्ड के जरिए। और इस पैसे का उपयोग हम लोग अपने वस्तु खरीदने में करते हैं, क्रेडिट कार्ड। ठीक है। सबको क्रेडिट कार्ड नहीं देता है बैंक, डेबिट कार्ड और एटीएम सबको देता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो वो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान किया। अब देखिए, अब छोटू आश्चर्यचकित होकर अपने संबंधित श्याम कुमार से जिज्ञासावश पूछा कि बिना पैसे के आपको ये सामान कैसे मिला। तो श्याम कुमार ने धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेती है वो मुद्रा के बहुत पहले का स्थिति थी,
जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर पैसे लेकर जो शहर के सामान लाते हैं वो मौद्रिक प्रणाली की स्थिति है। ठीक है, जब उसके पिताजी अनाज बेच के जो पैसे लेकर जाकर शहर से जो सामान लाते हैं वो क्या कहलाती है? मौद्रिक प्रणाली। तो बताया भी है, जब क्रय विक्रय के लिए मुद्रा का उपयोग हो तो मौद्रिक प्रणाली, और जब क्रय विक्रय के लिए वस्तु का उपयोग हो तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। और आज हम जो प्लास्टिक के एक टुकड़े से अपनी वस्तु का कीमत का भुगतान किए हैं वो कंप्यूटर द्वारा जुड़ी हुई बैंकिंग प्रणाली है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा जुड़ी हुई यह बैंकिंग प्रणाली है। आज के युग में हम ऐसा भुगतान चेक के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। चेक पर क्या करते हैं, सामने वाले संस्था या व्यक्ति का नाम लिखते हैं और उसको जितना पैसा देना है उसको भरते हैं और उसको दे देते हैं। अथवा इस प्लास्टिक के टुकड़े को जिस क्रेडिट और डेबिट अच्छा छोटू आश्चर्य अब देखिए, अथवा इस प्लास्टिक के टुकड़े को जिस क्रेडिट अथवा डेबिट कहते हैं से भी कर सकते हैं। इससे भी इसका पेमेंट हम कर सकते हैं। छोटू आश्चर्य से अपने श्याम कुमार की बातों को सुनकर खुश हुआ और उस अपने गांव तथा स्कूल लौटकर अपने साथियों के से विनिमय के इस विकास की इस क्रिया को कहने का संकल्प लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे वाला कल पढ़ेंगे। इससे पहले आप चाहते हैं कि इसका नोट्स चाहिए आपको तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नोट्स हम डाल देंगे, आप ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हम दे देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही और कल के लिए नेक्स्ट इसके आगे वाला हम वीडियो डालेंगे।